तो GS 1 2 3 4 चारों सिलेबस याद करेंगे। ठीक है कि याद है पहले से। ठीक है चलो होंगे। ठीक है फिर और करा देता हूँ बेटर थोड़ा। जैसे कल हमने डायग्राम बताते पर कुछ और इम्प्रूव किया है ना, तो इम्प्रूव करेंगे उस चीज को। सबसे पहले आते हैं हम GS 1। GS 1 GS 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। बोलते रहो फटाफट, तो तुम्हें पता है ये सारी चीजें। जल्दी, पहला पार्ट क्या है? हिस्ट्री एंड कल्चर। सेकंड पार्ट इंडियन सोसाइटी। थर्ड पार्ट जियोग्राफी। अब इनको फिर अप्रोड कर लेंगे। हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 5। अब ये 5 कंपोनेंट देखने हमें हिस्ट्री के। ठीक है, आप सिलेबस देखो पहले। 1 2 3 4 5 5 कंपोनेंट है। ऐसे नंबरिंग करेंगे, स्ट्रक्चरिंग करेंगे तो एकदम से एग्जाम में फ्लो में आएगा। पढ़ाने का तरीका ये होता है मेमोरी का, अपने मेमोरी सेट्स करते चलो। जैसे कि भाई अच्छा पेपर 1 3 पार्ट में था। पार्ट 1 जो पहला था जो हिस्ट्री एंड कल्चर, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया था, और फिर इसको 4 में किया था, और इसको फिर 3 में किया था। 5 4 3 डिक्रीज होता जा रहा है। तो पहले 5 हैं आपके हिस्ट्री एंड कल्चर के, अगले 4 पॉइंट है यानी कि 6 to 9 है वो है आपके किसके? सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। और लास्ट के जो 3 पॉइंट है वो है ज्योग्राफी के। 5 4 3। अब ये 5 देखेंगे हम कैसे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। जो पहला पार्ट है हिस्ट्री का, ये नोट कर लो। अब हिस्ट्री एंड कल्चर करवा रहा हूं फर्स्ट। अपने सिलेबस के पीछे लिख लो या कहीं पे भी लिख लो, पर नोट कर लो इस पार्ट को। तो इसको मैंने 5 टाइप उसमें डिवाइड कर रखा है। पहला क्या था आपका? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तो इसको या तो हेरिटेज एंड कल्चर, पहला पार्ट ही हो गया। ठीक है, इसको फिर फर्दर समझाऊंगा अभी आगे कैसे डिवाइड कर रखा है। सेकंड पार्ट क्या है आपका? ऐसे 4 में डिवाइड करना है हमें। पहला है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जो भी हेरिटेज का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है, वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद हमारी क्या आएगी? आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि जो एंशियंट और मिडाइवल का कल्चर का पार्ट है ना, वो इंपॉर्टेंट है। और वो किसमें आ गया आपका? ऊपर वाले पार्ट में आ गया, एंशियंट और मिडाइवल। एंशियंट मिडाइवल के बाद क्या आता है आपका? मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगला जो पार्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें कुछ नोटिंग्स है वो मैं बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी एक ब्रॉड स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर उसको फिल करते हैं। पढ़ाई का ये तरीका होता है, मैं स्ट्रक्चर बनना है पहले ब्रॉड। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। अब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही क्या चीज थी? फ्रीडम स्ट्रगल। अब मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल, थर्ड पार्ट आएगा फ्रीडम स्ट्रगल। जब फ्रीडम होगी, है ना, आजादी मिल गई, तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर उसके अंदर भाई कंसोलिडेशन था, इंटीग्रेशन था, रीऑर्गेनाइजेशन था। वो कीवर्ड्स मैं बताऊंगा अभी आपको, ऐसे याद आने चाहिए। तभी आप उसके अंदर जो भी स्टोरी आएगी, क्वेश्चन आएगी, तो आप देखोगे उसमें किस किस टाइम पे इंडिया ने कंसोलिडेट किया था अपने आप को, कहां कहां से, कौन कौन सी स्टेट्स को इंटीग्रेट किया था, और फिर कैसे रीऑर्गेनाइज किया था। तो ये कीवर्ड्स सब दिमाग पे रहेंगे, तभी वो आंसर को फ्रेमवर्क कर पाओगे आप उसको। उस टाइमलाइन के थ्रू अपने आंसर को बता पाओगे। ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल में बताऊंगा, ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री बताऊंगा। और लास्ट में जब हमने इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, तो हम किस पे जाएंगे? वर्ल्ड पे। वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 5 कंपोनेंट है। ठीक है, तो वैसे अगर बात करें सबसे पहले, जैसे कल डायग्राम्स की बात की थी मैंने, कि डायग्राम्स का क्या रेलिवेंट है, आपने बता दिया भी सर इसलिए फायदा होगा। सिलेबस का क्या रेलिवेंस है? सिलेबस को याद करवा रहा हूं मैं आपको। हरीश फास्ट, समझ नहीं आ रहा तो उसका स्ट्रक्चर बन जाता है सिलेबस के थ्रू, बहुत बढ़िया है ये, अच्छा पार्ट है। और पॉइंट जनरेशन में हेल्प करता है उसका। ठीक है,
कहाँ से है, जो कल हम बात कर रहे थे थीम वर्ड्स की, कौन से थीम इसमें डालने हैं, कौन से वर्ड स्पेसिफिक हमें इसमें डालने हैं। और फोर्थ, न्यूज़पेपर को रिलेट करने में ये कि हाँ क्या हो गया, करंट अफेयर की रेलिवेंस कि भाई ये आरपी अगर क्वेश्चन आ रखे हैं, आरपी एक्ट पे कोई अमेंडमेंट आई है, कोई जजमेंट आई है, तो हम पढ़ेंगे पेपर 2 के अंदर कि साफ साफ लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51, तो आपको पता चलेगा मेरा सिलेबस का पार्ट है, तो मुझे पढ़ना चाहिए इसको। तो सिलेबस के लिए को एक काइंड ऑफ लैम्प पोस्ट की तरह, गाइडिंग लैम्प की तरह काम करता है सिलेबस, क्या पढ़ना चाहिए, हमारी तैयारी को रेलिवेंट बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आंसर राइटिंग में, वहां पे हमें बहुत पॉइंट जनरेट करने में हेल्प करेगा, आज आपको बताऊंगा, ठीक है। और थर्ड एसे में एक फ्लो बनता है हमें, अगर ऐसे लिखना चाहे उसके अंदर भी हम, ठीक है। नॉट ओनली न्यूज़पेपर, कोई भी स्टडी मटेरियल है, अगर उसमें आप नीति आयोग का डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो आप, ठीक है, आप इवन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पढ़ रहे हो, प्रेसिडेंट की स्पीच, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट इसने दिया है, इसको मैं अपने कहाँ पे आंसर में यूज कर सकता हूँ, तो इसलिए हेल्प करेगा आपको सिलेबस। तो अब बात करेंगे हम, एक एक लाइन आप लोग पढ़ोगे और उसी के साइड में लिखोगे, लाइन बाय लाइन वर्ड याद ही कर लेंगे। तो पहला जो मैंने आपको बताया, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो ये वाला जो आर्किटेक्चर का वाला पार्ट है आपका, ये कहां से कहां तक कवर करना है आपको, एंशिएंट से मॉडर्न तक, तो पूरा कवर करना है। कोई नहीं कह सकता सर एक आउट ऑफ सिलेबस है, ये है, उन्होंने सारा दे दिया। जो भी हेरिटेज का पार्ट है, जो भी कल्चर का पार्ट है, वो आपको सारा पढ़ना है। और हेरिटेज और कल्चर के अंदर आपको 3 चीज पढ़नी है। वो 3 चीज क्या है, इसका कोड आएगा आपका AAL, ये कोड याद रख लो, AAL। तो जब भी हेरिटेज या कल्चर की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे, AAL। ए से क्या है, जितनी भी आर्ट फॉर्म्स है उस टाइम पे, आर्ट फॉर्म्स, चाहे पेंटिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, तो जितनी भी आर्ट फॉर्म, अब आप समझ रहे हो कितना डिटेल में सिलेबस दे रखा है, लिखा बस यही है, लेकिन अब उसको डिकोड करते हैं तो कितना डिटेल में आता है वो, उसने सारा ही लिख दिया यहाँ पे। आर्ट फॉर्म से सारी आर्ट आ गई आपकी, चाहे मार्शल आर्ट हो, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, सारी आर्ट फॉर्म्स आ गई। तो एंशियंट से मिडिवल के सारी आर्ट फॉर्म पढ़नी है। तो पहला क्या है, आर्ट फॉर्म्स। दूसरा क्या है, ए से आर्किटेक्चर। तो अब जितने भी आर्किटेक्चर हैं, चाहे बृहदेश्वरा टेम्पल है, चाहे देवगढ़ का टेम्पल है, चाहे कहीं पे भी कोई टेम्पल बना है, चाहे बुद्धिस्ट के स्तूपा है, चाहे रॉक कट आर्किटेक्चर है, तो सारे आर्किटेक्चर हो गए आपके। AAL, एल से क्या है आपका, लिटरेचर या फिर लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेचर। तो चाहे संगम लिटरेचर हो, चाहे किसी और किंगडम की कोई लिटरेचर हो, चाहे किसी राइटर की कोई लिटरेचर हो, तो सारी लिटरेचर आपको पढ़नी है। तो ये हो गया सिलेबस डिकोडिंग। दूसरा क्या होगा, जब कोई क्वेश्चन आ रहा है कि यू हैव टू कंपेयर द टू कल्चर्स, 2 किंगडम के कल्चर करने हैं, 2 सिविलाइजेशन का कल्चर कंपेयर करना है, तो आपको पैरामीटर जनरेट हो गए सिलेबस के थ्रू कि मैं देखता हूं कि इनमें, इस सिविलाइजेशन में या इस किंगडम के अंदर क्या क्या आर्ट फॉर्म्स थी, इसमें ये आर्ट फॉर्म्स थी, इसमें ये आर्ट फॉर्म्स थी, कंपेयर कर दो। इसमें कौन कौन से आर्किटेक्चर बने थे, इसमें ये बने थे, इसमें ये बने थे। यहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी सोर्स डेवलप हुए थे और यहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी सोर्स डेवलप हुए थे। ऐसे पढ़ा आपने सब रखा होता है, उस टाइम पे अगर याद आ जाएगा ना, स्ट्रक्चर बन गया दिमाग के अंदर, तो तुम बहुत जल्दी लिख पाओगे। और एक क्या करोगे, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपना आंसर दे पाओगे। एग्जामिनर को लगेगा भाई इसने पहले आर्ट फॉर्म में कंपेयर किया, उसमें 5 एग्जांपल दिए, फिर इसने आर्किटेक्चर किया, उसमें 3 एग्जांपल दिए, 2 एग्जांपल लिटरेरी में दे दिया, तो 8 पॉइंट लिख दिया 10 नंबर के क्वेश्चन में, हो गया काम खत्म। आगे कैसे यूज करना है सिलेबस को, एक ही लाइन थी, उसको कैसे डिकोड किया मैंने, ठीक है। सेकंड जो है लाइन, दैट इज द मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम द अबाउट ऑफ द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। दो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री में एक वर्ड कॉमन है, 18th सेंचुरी, ये याद रख लेना, ठीक है। तो 18th सेंचुरी, वर्ल्ड हिस्ट्री में तो 18th सेंचुरी से पढ़ोगे आप, और यहां से आप कहां से पढ़ोगे आप, ये तो स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी हो गया, और जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है वो मिड ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि आपका 1750s के राउंड आ गया आप। तो अब आपको आइडिया लगा मॉडर्न हिस्ट्री मेरे को कहां से पढ़नी है, 70, 40s, 50s के अराउंड। तो ये साफ इसमें लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, और आज तक की जो भी है। अब इसमें जो कोड आ रहा है वो कोड आ रहा है आपका SIP। SIP होता है ना ये म्यूचुअल फंड में, और इसमें SIP करते हैं, उससे याद रखो SIP, ठीक है। तो S से क्या है आपका, सिग्निफिकेंट इवेंट्स या फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी कर सकते हो आप इसको। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में क्या ही पढ़ते हो, जो जो मेन मेन इवेंट्स थी, भाई हिस्ट्री में यही पढ़ेंगे ना इवेंट्स। तो कैसे, एक तो सीक्वेंस पता होना चाहिए उसका, और दूसरा मेन मेन सिग्निफिकेंट इवेंट्स।
अब फिर देखो क्वेश्चन अगर मॉडर्न हिस्ट्री का बता तो अभी, और आईपीएस हो जाए तो और अच्छी बात है, याद है, चलो बेटर है, तो याद ही हो जाएगा। ले भाई श्रुति के नाम पे चेंज कर देते हैं इसको, आईपीएस कर लो, ठीक है। तो ऐसे आएगा आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, या फिर आपका सिग्निफिकेंट इवेंट्स कर लोगे। तो एस से सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पी से क्या था, पर्सनैलिटीज, क्योंकि हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बोस, पर्सनैलिटी तो पढ़ते ही हैं। तो अगला पॉइंट हो गया पर्सनैलिटीज। और आई से क्या था आपका, इश्यूज, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में काफी इशू फेस किए थे हमने, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर का डिस्ट्रक्शन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, कोलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो जो जो इशू उस टाइम हमने फेस किया, पॉवर्टी बढ़ी, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स तो क्या मतलब लैंड में जो दिक्कत आई थी हमारे उसके, फिर लैंड सिस्टम, तो ये इशू जो हो रहे थे, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, तो जो जो इशू उस टाइम पे हुए, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, इकोनॉमिक ड्रेन, हमारा इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, तो हमें क्या करना है, इश्यूज पढ़ने हैं। आईपीएस पढ़ो, एसआईपी मैंने सीक्वेंस में लगाया था, बाकी आईपी जो भी आपको समझ में आता है। तो एक तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या चल रही थी, सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या थी, कौन कौन से उसमें इश्यूज थे मेजर, चाहे फ्रेगमेंटेड पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ हो हमारे यहाँ से, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इश्यूज क्या क्या थे, और कौन कौन सी पर्सनैलिटी इन्वॉल्व थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। अब आपको क्लियर हो गया, अब आप मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट दोगे तो कम से कम इनको जरूर पढ़ोगे, मेजर मेजर इवेंट्स क्या क्या इशू हमने एक्सट्रैक्ट करने वहां से, और दूसरा पर्सनैलिटीज क्या क्या। क्लियर हो रहा है दिमाग के अंदर पढ़ना क्या है, नहीं तो पता ही नहीं चलता पढ़ना क्या है। अब अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है न्यूज़पेपर में आ रहा है, कोई मॉडल आंसर आपने पढ़ा और वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो आप उसके छोटे छोटे नोट्स बना लोगे कि एग्जाम में ये आ सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ा था। कोई इश्यू से रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, अब मान लो टेस्ट सीरीज होती है 20 क्वेश्चन है, उसमें 7-8 तो रेलिवेंट लगते नहीं आपको, मान लो, तो आप रेलिवेंट फाइंड आउट कर सकते हो, यार ये 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, चाहे मेरे को 20 क्वेश्चन याद ना हो मॉडल आंसर पर, मैं 3 जरूर याद करूंगा, क्योंकि ये 3 मेरे सिलेबस का पार्ट है। तो ऐसे रेलिवेंट कंटेंट अगर आइडेंटिफाई, आपकी जो तैयारी है ना, तो ये मानो जो आदमी 3 साल में कर रहा है तैयारी, वो 1 साल में रिड्यूस कर सकता है, या 1.5 साल में रिड्यूस, अगर सिलेबस याद हो तो। क्योंकि जो 3 साल वाला वो कुछ भी पढ़ता जाएगा, फिर वो 1 साल फेल होएगा, 2 साल फेल होएगा, फिर वो तीसरे साल में रियलाइज करेगा ये पढ़ना था। अगर आप स्टार्टिंग से सिलेबस याद करके चल रहे हो तो कंसाइज होती है तैयारी। इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्टर वाले थोड़े चांस ज्यादा होते हैं, उनको लिमिटेड कंटेंट पता होता है, वो सिलेबस को ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। पर गलती उनकी भी नहीं है, उनको बताते नहीं कोई सिलेबस क्या है, वो तो अपने हिसाब से पढ़े जाते हैं बस। अब आप खुद सोचो ना, अगर मैंने आपको बात बता दी अब, तो आप अपने आप वही चीजें निकालोगे ना, इश्यूज ही पढ़ोगे आप मॉडल हिस्ट्री, और पर्सनैलिटी पढ़ोगे, और इवेंट्स, सिग्निफिकेंट इवेंट्स पढ़ोगे, बाकी नहीं पढ़ोगे, लेकिन प्रायोरिटी इनको दोगे, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन है ना, वो इन्हीं से आने हैं, मतलब अब 10-20% वो बाद में देख लेंगे, पहले 80% तो मैनेज कर लो आप इसको। हम क्या करते हैं, अपना 20% जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, उसको अपना 70% टाइम देते हैं, 80% को देंगे 30% टाइम। ये टाइम का मैनेजमेंट उल्टा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है डिफिकल्ट वाला कर लो, इजी तो वहां मैनेज हो जाएगा, नहीं होगा इजी मैनेज वहां पे, क्योंकि उसमें आपको स्पेशल कीवर्ड लिखने पड़ेंगे, स्पेशल तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हमने कल्चर का कर लिया, कल्चर का कोड क्या था, AAL। मॉडर्न हिस्ट्री का कोड क्या था, SIP या आईपीएस, ठीक है। थर्ड आ गया फ्रीडम स्ट्रगल, अब आजादी की लड़ाई, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल में ये क्या कह रहा है आपको, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अब देखो, जो भी आपका फ्रीडम स्ट्रगल है, ऑब्वियसली हम उसको स्टेजेस में पढ़ेंगे, भाई पहले स्वदेशी मूवमेंट हुआ, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो सबसे पहला क्या हुआ आपका, सीक्वेंस ऑफ, जो उसमें ऊपर भी आ रहा था इवेंट्स, और यहाँ पे क्या है, वेरियस स्टेजेस, तो यहाँ पे पहले आप आएगा एक वर्ड याद रखना, स्टेजेस, तो इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, स्टेजेस में। और दूसरे क्या हुए, कुछ लोग वहां पे थे, कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, अलग अलग जो भी मान लो, तो कुछ लोग क्या थे, लाला लाजपत राय, कॉन्ट्रीब्यूटर्स, और कुछ उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। और कॉन्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल भी थे और ऑर्गेनाइजेशन भी थी, ठीक है, काफी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो यहाँ पे आप करोगे कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से थे, और क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। अब ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो अब मान लो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो वो आपको वो पढ़नी है, ऐसे याद हो जाएगा अपने आप ही, बिना लिखे।
लिखा हुआ है ये सारा। कौन, इसके पीछे भी स्पेस है, जैसे यहाँ भी लिख सकते हो तुम, चॉइस है, पर लिख लेना, याद होना जरूरी है, क्योंकि मैं हर क्लास में पूछूंगा फिर वो सिलेबस। ठीक है, चलो। वेरियस स्टेजेस हो गया, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हो गया, चाहे पर्सनैलिटीज हो चाहे ग्रुप हो, और दूसरा क्या होगा, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे। तो किसी ने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन किए वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो फ्रीडम स्ट्रगल में अब आपका दिमाग क्लियर हो गया कि मेरे को डिफरेंट स्टेजेस पढ़नी है, डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स पढ़ने, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं, और उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे। ये हो गया फ्रीडम स्ट्रगल। अब आओ पोस्ट इंडिपेंडेंस के, आजादी के बाद हमें क्या चीज पढ़नी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो इसमें आप दो चीज वर्ड लिख लो, एक तो कंसोलिडेशन पढ़ेंगे हम, कंसोलिडेशन। तो पहले हमने हमारा जो आदेश आजाद हुआ उसको कंसोलिडेट किया, अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट सबको, ठीक है, तो कंसोलिडेट किया। फिर उसके बाद एक वर्ड और लिख लो, इंटीग्रेशन। हमने इंटीग्रेशन भी किया था ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो पहले कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, प्रिंसली स्टेट्स को भी इंटीग्रेट किया, और लास्ट में फिर हमारा एक जो मैप बन गया उसको हमने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है ना, उसको रीऑर्गेनाइज किया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी। तो पहले थोड़ी थी, पहले तो ए बी सी टेरिटरी थी, फिर हमने अलग अलग स्टेट में, स्टार्टिंग में स्टेट्स बनी, 14 स्टेट कुछ बनी थी, फिर सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात चल रही है अभी, तो हमने फिर क्या किया, उसको रीऑर्गेनाइज। जो अभी स्टेट है, पहले से मान लो हरियाणा पंजाब एक ही था पूरा, तो स्टेट्स को हमने रीऑर्गेनाइज तो किया बाद में, ठीक है ना। और उससे पहले भी अलग अलग वो होते थे, प्रिंसली स्टेट्स होती थी, तो हमने क्या वर्ड किया उसके बाद, री ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीन वर्ड याद रखने इसमें, पहले कंसोलिडेशन, री ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला वर्ड है कंसोलिडेशन, फिर इंटीग्रेशन और फिर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें तीन वर्ड, पहले कंसोलिडेट किया, फिर उसको जो बच गए थे उनको इंटीग्रेट किया प्रिंसली स्टेट को, फिर आपस में हमने स्टेट्स में रीऑर्गेनाइज कर दिया। ये तीन स्टेजेस याद रखनी है फ्रीडम स्ट्रगल में। घूमते फिरते बात करते करते आप लास्ट पे आ गए हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में। ठीक है, मैप के अंदर, यहाँ उसी के अंदर इसको बाउंड्री कर दी, कर दिया, कर दिया, एक बार कंसोलिडेट करके, फिर जो बच गए उनको इंटीग्रेट करके लास्ट में रीऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी आज की स्टेट्स है ना, वो धीरे धीरे प्रोसेस से ही हुआ पूरा, पढ़वाएंगे आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में। अब आओ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है इसमें, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड द इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी। तो मैंने याद कहा था आपको कि 18th सेंचुरी वर्ड याद रख लेना, किसमें, आपका हिस्ट्री वाले के अंदर। तो वर्ल्ड में तो 18th सेंचुरी से स्टार्ट किया है, और यहाँ पे मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, मिडल ऑफ द 18, तो 18th सेंचुरी वर्ड आ रहा है। इसमें जो कोड लगता है वो कोड लगेगा आपका NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, याद रख लो, नेशनल कमीशन फॉर NCW आइडेंटिफाइड, इसने आइडेंटिफाइड किया 3 फिलोसफीज। इसने 3 फिलोसफी को आइडेंटिफाई किया NCW ने। अगर ये कर लिया आपने कोड, तो सारे आपके जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस याद हो गया आपको। अब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। लिख लिया कोड, बताऊं फिर आगे। NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, याद कर लो। NCW, उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई वर्ल्ड में 3 ही फिलोसफी एग्जिस्ट कर रही है। आइडेंटिफाइड 3 फिलोसफीज इन वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब आप समझ जाओगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है ये। तो वर्ल्ड के अंदर उसने 3 फिलोसफी आइडेंटिफाई की। तो एन से क्या करोगे आप, रीड रोल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज। तो एन से हो गया नेशनल बाउंड्रीज। जैसे हमने इंडिया में रिओर्गनाइजेशन किया था, वर्ल्ड में लेवल पे हुआ था ना, कॉलोनीज गई, फिर नई कंट्री बनी। तो सबसे पहले हमें वर्ल्ड लेवल पे क्या पढ़ना है, नेशनल बाउंड्रीज जो है उनका कैसे रीड्रॉन हुआ। तो रीड रोल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें और क्या पढ़ना है, कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन हुआ था ना, अलग अलग कंट्री को कोलोनाइज किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इंडिया को कोलोनाइज किया ब्रिटिश ने, ठीक है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज को कोलोनाइज हुआ। तो कोलोनाइजेशन। डब्ल्यू से क्या पढ़ना है,
वर्ल्ड वॉर्स, पहला वर्ल्ड वॉर, फिर वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर टू के बीच का जो टाइम है वो बिटवीन द वॉर्स, फिर वर्ल्ड वॉर टू, और फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद। तो पूरा ही हमें पढ़ना होता है वर्ल्ड वॉर्स के बारे में। NCW, आई से क्या आएगा आपका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और डी से क्या आएगा, जब कॉलोनाइजेशन हुआ था तो उसके बाद डीकोलोनाइजेशन भी हुआ था। क्यों भाई, पहले तो कॉलोनाइज किया इंडिया को, उसके बाद इंडिया ने डीकोलोनाइज भी हो गया, आजाद भी हो गया ना बाद में। तो डी से क्या पढ़ोगे आप, डीकोलोनाइजेशन। और उसके बाद उसने तीन फिलोसफी आइडेंटिफाई की थी, जो लास्ट में लिखा हुआ है आपका। तीन ही फिलोसफी वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही थी, एक तो कम्युनिज्म काम कर रही थी, एक कैपिटलिज्म, दोनों एक्सट्रीम होगी, उनके बीच का क्या था, सोशलिज्म। तो तीनों आपकी फिलोसफीज होगी। NCW आइडेंटिफाइड थ्री फिलोसफीज। पहला देख लो क्या दे रखा है आपका, 18th सेंचुरी दे रखा है, वो मैंने बता दिया 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करवा दिया मैंने, वर्ल्ड वॉर करवा दिया, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज करवा दिया, कॉलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, और तीनों फिलोसफी, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, सारा सिलेबस याद वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट इज द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में जो कोड है वो क्या कहता है, PWD, ये कोड है PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो रोड वोड बनाता है आपकी, है ना, PWD होता है डिपार्टमेंट। इट सोशली एम्पावर्स, इट सोशली एम्पावर्स, ये सोशली एम्पावर कर रहा है किसको, अर्बन गवर्नेंस, अर्बन ग्लोबलाइजेशन फीचर्स को, कि जो अर्बन एरिया के जो फीचर है उनको कर रहा है वो, कि भाई आप अर्बन एरिया के जो फीचर है वो उनको क्या कर रहा है, वो एम्पावर कर रहा है। इट सोशली एम्पावर्स अर्बन ग्लोबलाइजेशन फीचर्स, ठीक है, जो अर्बन एरिया के ग्लोबलाइज फीचर है उनको एम्पावर कर रहा है, जिससे वो क्या चाहता है कि पॉवर्टी कम हो जाए, एंड पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी को कम करना है, पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू, किसके थ्रू, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कुछ कॉर्पोरेट वाले भी क्या करेंगे, पैसा देंगे और पॉवर्टी कम होगी। तो PWD, एक तो ये वर्ड याद हो गया PWD, इट सोशली एम्पावर्स किसके, अर्बन एरिया के ग्लोबलाइज फीचर्स होते, अर्बन ग्लोबलाइजेशन फीचर्स, किसके लिए, पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू CSR। देखो हो गया, नोट कर लिया। अब ये जो सिलेबस के 4 पॉइंट्स हैं वो इससे कवर हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहला आ रहा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो फीचर्स में क्या आएगा आपका, इंडियन सोसाइटी के जो फीचर्स है वो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये सोसाइटी के हम क्या पढ़ेंगे, जो इंडियन उसके फीचर्स। तो फीचर से क्या आ रहा है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। फिर दूसरा क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी। PWD का जो डी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइवर्सिटी को, कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पढ़ना है हमें, हमें सेलिएंट फीचर्स पढ़ना है इंडियन सोसाइटी के, डाइवर्सिटी पढ़ना है। W क्या करेगा, विमेन, और विमेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है। अगला पॉइंट है रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन और जो उससे रिलेटेड इश्यूज है वो भी आपको सोसाइटी के अंदर पढ़ने हैं। तो PWD क्लियर है आपका, P इज फॉर पॉपुलेशन, W इज फॉर वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, D इज फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तीन तो हो गए आपके PWD, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो बात करेगा पॉवर्टी रिडक्शन। तो पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है हमें, इसमें दे रखा है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है। अर्बनाइजेशन से, अर्बन से क्या पढ़ना है आपको, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन में क्या चीज पढ़ते हैं हम, उसकी क्या तो उसकी प्रॉब्लम्स हैं और क्या उनकी रेमेडीज है। तो ये क्लियर हो रहा है हमारे दिमाग में कि अर्बन एरियाज में नई नई क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या उसकी रेमेडीज है। फिर जो ये था ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, और ग्लोबलाइजेशन में क्या पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे, एल्डर्स के ऊपर, विमेन के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, डिफरेंट जेंडर के ऊपर, तो ग्लोबलाइजेशन कास्ट सिस्टम के ऊपर,
ग्लोबलाइजेशन का, तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट डिफरेंट आपके सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी, सेक्शंस पे भी और जो भी इंस्टीट्यूशन है हमारे सोसाइटी के अंदर उनके ऊपर, ठीक है ना। फैमिली सिस्टम एक इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ना है किस पे पड़ना है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी, कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है हमारे सोसाइटी के, चाहे कास्ट सिस्टम हो, चाहे आपका फैमिली सिस्टम हो, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो, मैरिज हो, इन सब के ऊपर आपको पढ़ना है क्या इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का। मैरिज के ऊपर ही पूछ चुका है क्वेश्चन, पूछ लेगा नहीं तो आगे, ठीक है ना। एल्डर के ऊपर पूछ चुका है, तो इन पे इंस्टीट्यूशंस पे पूछ सकता है और सेक्शन पे पूछ सकता है, जेंडर के ऊपर, ठीक है, चाइल्ड के ऊपर, ओल्ड एज के ऊपर। ये हो गया ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, क्योंकि सोसाइटी का पेपर है ना, तो ग्लोबलाइजेशन को सोसाइटी से लिंक करेगा। पेपर 3 में ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक से लिंक करेगा, यहाँ पे सोसाइटी के सेक्शन से लिंक करेगा, सेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन दोनों पे। एक बार पेन देने, ठीक है, ये हो गया, ये मैंने अभी ध्यान दिया है, कई चीजें पढ़ाते पढ़ाते इन्वेंट हो जाती है, तो ये वर्ड अच्छे हैं, सेक्शन पे, डिफरेंट सेक्शंस पे और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे। लो भाई, ठीक है, चलो हो गया आपका ग्लोबल। लास्ट है सोशल एम्पावर, मैंने कहा था कि पीडब्ल्यूडी सोशली एम्पावर, तो यहाँ पे क्या आगा, सोशल एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट, डिफरेंट सेक्शंस को जो हम सोसाइटी के उनको कैसे सोशल एम्पावर करें, तो सोशल एम्पावरमेंट टॉपिक है, ठीक है। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, जो ये CSR है इसकी फुल फॉर्म है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और रीजनलिज्म। आप देखना पेपर उठा के कभी कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन आएगा, कभी रीजनलिज्म पे, कभी सेकुलरिज्म पे, आता रहता है। तो आपको कम्युनलिज्म पढ़ना है, सेकुलरिज्म पढ़ना है और रीजनलिज्म, ये सारा याद नहीं करना है, बस आप कोड कोड याद रख लो, सिलेबस अपने याद हो जाएगा। कोड क्या कहता है, पीडब्ल्यूडी, क्या बोलो सारे, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बोलो, पीडब्ल्यूडी सोशली, सोशली एम्पावर्स, क्या एम्पावर कर रहे हैं, अर्बन ग्लोबलाइजेशन फीचर्स एंड पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू CSR। अब P से बोलो पॉपुलेशन, W से विमेन, D से डाइवर्स, सोशली एम्पावर, सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अर्बन से अर्बनाइजेशन, दो चीज पढ़नी है, प्रॉब्लम और रेमेडी। अर्बन ग्लोबलाइजेशन फीचर्स, ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिफरेंट सेक्शंस पे और इंस्टीट्यूशन पे, फीचर से सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड क्या करना है, पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू CSR। C से कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और रीजनलिज्म, खत्म, सोसाइटी हो गया। थर्ड आपका आ गया ज्योग्राफी, ठीक है। तो पहला हिस्ट्री, सोसाइटी, अब ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो कोड है वो है राजस्थान। जैसे आप राजस्थान में जाते हो, वहां डेजर्ट में चले गए, तो आप गुम हो गए हो राजस्थान में, तो वहां पे क्या चाहिए आपको ढूंढने के लिए, GPS। तो राजस्थान में क्या चाहिए आपको, राजस्थान को ज्योग्राफी का पार्ट होगा, समझ में आ जाएगा, तो ज्योग्राफी का पार्ट है राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान में आप गुम हो गए तो आपको क्या चाहिए, GPS। तो R से क्या पढ़ना है आपको, क्या, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो R से हो गया रिसोर्सेज। G से क्या पढ़ना है आपको, जियोफिजिकल फिनोमिना, ठीक है, जियोफिजिकल फिनोमिना। जैसे आपके क्या क्या होता है जियोफिजिकल फिनोमिना, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, तो जितने भी जियोफिजिकल फिनोमिना है वो पढ़ना है। P से क्या पढ़ना है आपको, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है आपका, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, सॉइल, जियोमॉर्फोलॉजी, सारे हो गया, बस लिख दिया फिजिकल, सारे आ गए उसके अंदर। तो पहला ही दे दिया सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। लिखा हुआ वर्ल्ड है पर इंडिया के पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिजिकल ज्योग्राफी पूरे पढ़नी है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों।
तो आर से हो गया रिसोर्सेज सारे पढ़ोगे आप, जी से पढ़ोगे जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, साइक्लोन हो गया, क्लाउड बस्ट आ गया, इस बात तो ये सब जियोफिजिकल फिनोमिना है। फिर आपका फिजिकल ज्योग्राफी के फीचर्स, सेलेंट फीचर इंडिया और वर्ल्ड के दोनों, और एस से क्या होगा सेक्टर्स। अब सेक्टर्स में भी सारे हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, जो भी सारे सेक्टर हो गए आपके। ठीक है, तो इंडस्ट्री आ गया तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गया तो सेकेंडरी हो गया, सर्विस आ गया तो कुछ भी आ सकता है। उसने तो बस लिख दिया सेक्टर्स, तो सारे सेक्टर पढ़ते रहो। इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी आ सकता है कि उसने लिखा हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स। अब पढ़ो, सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, रिसोर्सेज। ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडिया का भी पूछा हुआ है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, सेक्टर्स का भी हो गया। इंडस्ट्रीज इन द वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, सब में इंडिया इंक्लूड है, ऐसी बात छोड़ना मत। ठीक है, लास्ट हो गया आपका जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन। अब इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ क्लाउड बस, लेकिन क्लाउड बस न्यूज में था इस बार तो पूछ लिया। लैंडस्लाइड तो वो भी आ सकता है, सारा आ जाए कुछ भी। ठीक है ना, तो वो डिटेलिंग होती है सिलेबस की। जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन द क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स, कई ऐसे फीचर्स हैं ज्योग्राफिकल फीचर, उनकी लोकेशन चेंज हो रही है, उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस। ठीक है ना, मेल्टिंग ऑफ द आइस, इसलिए क्रायोस्फेयर से क्वेश्चन आया था पेपर 1 के अंदर। तो जो भी श्रिंकिंग ऑफ द लेक्स, तो जो भी ज्योग्राफिकल फीचर चेंज हो रहे हैं उनके क्वेश्चन आ सकता है। इंक्लूडिंग लिखा है ना वाटर बॉडीज, आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फाउना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, और ऐसे उनसे रिलेटेड जो फ्लोरा फाउना है उन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उन पे क्या चेंज आ रहा है, या उन चेंजेस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हम सारा करेंगे ज्योग्राफी के अंदर। अब समझ में आ रहा है पढ़ना क्या उस तरीके से, ये क्लैरिटी होगी। पेपर 1 इज कंप्लीट, नाउ वी विल डू द जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे। देखो मैं लाइन बनाता हूं, तुम भी लाइन, पहले तुमने लाइन ड्रॉ कर ली बीच में। फर्स्ट 5 इज फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर, देन 4 अगले 4 सोसाइटी, अगले 3 आपके ज्योग्राफी। इसमें क्या होगा, जो पहले 9 है, 1 to 9 जो लिखा हुआ है, 1 to 9 वो किसके आएंगे आपके, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आएंगे 1 to 9। ठीक है, फिर 10 to 15 ये किसके आएंगे आपके, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। इसमें गवर्नेंस क्या अलग है, सोशल जस्टिस क्या अलग बता देंगे। तो अगला याद रखो, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो 9 पॉइंट तुम इसमें याद रखेंगे। फिर अगले 10 to 15 यानी कि 6 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, 10 to 16 है तो 7 पॉइंट्स, ये 9 पॉइंट्स पहले ये, फिर 7 आपके सोशल जस्टिस और गवर्नेंस में, और फिर लास्ट के जो आपके 4 पॉइंट है तो दे आर इन द फ्रॉम द 17 to 20, ये होगा इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। तो ऐसे याद रहना चाहिए पहले 9 पॉइंट क्या कौन कौन से है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कवर, जो हम ऑलरेडी मोस्टली प्री में पढ़ते हैं। फिर अलग से बच्चे कहते हैं सोशल जस्टिस और गवर्नेंस के नोट्स दिए, तो उसमें हम वो अगले 7 पॉइंट पढ़ेंगे, कौन कौन सा पार्ट सोशल जस्टिस का और गवर्नेंस का एक साथ आया। ठीक है, फिर लास्ट में इंटरनेशनल, उसमें 4 पॉइंट है। ठीक है, अब इनको ये जो 5 कंपोनेंट है ना, इनको याद करने का कोड कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी कंट्री है, फर्स्ट अ कंट्री विल क्रिएट बेसिक लॉ थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो सबसे पहले कंट्री क्या करेगी, एक बेसिक लॉ बनाएगी। तो ये लिख लो जो कोड है इन 5 को याद करने का। सबसे पहले फर्स्ट कोई भी कंट्री है, इट विल मेक बेसिक लॉ एंड स्ट्रक्चर, कैसे उसकी पॉलिटी काम करेगी। तो एक बेसिक लॉ और स्ट्रक्चर तो होगा गवर्नेंस का ऑपरेट करने का, तो वो किसके थ्रू आएगा, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी।
पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो बेसिक स्ट्रक्चर आता है। तो पहले आपको ये पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है। फिर इसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पॉलिटी बन गई, इसके बाद वो क्या करेगी, देन इट विल गवर्न, ठीक है, देन गवर्नेंस। तो इसके बाद आपको पढ़ना है फिर गवर्नेंस। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फिर उससे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्न करती है, गवर्नेंस आता है, उस गवर्नेंस से क्या आता है आपका सोशल जस्टिस। अगर गवर्नेंस अच्छी होगी तभी तो सोशल जस्टिस हम कर पाएंगे, ठीक है, सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट, उसके बाद डेवलपमेंट। फिर जब हमने इंडिया लेवल पे अच्छा कर दिया, फिर हम जाते हैं बाहर के लेवल पे, इंटरनेशनल रिलेशन IR। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी बनेगा, फिर आप उससे गवर्नेंस करोगे, फिर उससे सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट होगी, और फिर हम इंडिया में जब काम कर लिया हमने तो फिर IR। अब देखो पेपर 2 में बच्चे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ही करते हैं, लेकिन आप जब ऐसे में डायमेंशन लिखोगे तो आपके दिमाग में आएगा पहले पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई पॉलिटी में कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, कोई बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है, फिर उससे गवर्नेंस में हमने कुछ अलग से मेजर लिया है, तो कोई टेक्नोलॉजी लाए हैं, कुछ किया है, तो गवर्नेंस में अलग से गुड गवर्नेंस कोई मॉडल है तो वो लिख दो वैसे के अंदर, आंसर के अंदर। फिर आप सोचोगे उससे सोशल जस्टिस कैसे अचीव किया हमने, फिर हमने कोई इंटरनेशनल एग्जाम्पल कोई देख लिया, तो ऐसे सिलेबस को लिंक करो, इसलिए मैंने और सब डिवाइड कर दिया इसको। तो ये 5 चीजें हमें पढ़नी है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, ये 5 चीजें पढ़नी है पेपर 2 के अंदर, ठीक है। अब हम पहले जो 9 पॉइंट्स हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका कोड लिखते हैं ताकि वो आपको वो याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फर्स्ट वी विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबको पता ही है, फर्स्ट मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। फिर उसके बाद क्या बनेगी, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आपकी क्या क्या गवर्नमेंट आएंगी, यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल पे, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज और PRI। फर्स्ट वी विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोड याद रहेगा, लास्ट में सिलेबस याद नहीं रहेगा। देन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल, ठीक है। अब देखो, अब ये जो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, यूनियन भी हो गया और स्टेट भी हो गया, दे हैव द लेजिस्लेचर, दे हैव लेजिस्लेचर, लॉ बनाने के लिए। तो सेंटर में क्या होती है, पार्लियामेंट, और स्टेट्स में क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब अगर लेजिस्लेचर आया है तो साथ साथ क्या क्या आएंगे इनके, एग्जीक्यूटिव भी आएंगे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी आएगी। तो अगेन कोड याद रखो, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके बाद डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन, स्टेट, सेंटर और लोकल। जब गवर्नमेंट बन गई तो उनको लॉ बनाने के लिए जगह भी चाहिए थी बैठने के लिए, तो पार्लियामेंट बना और स्टेट लेजिस्लेचर बना। अब ये हो गया लेजिस्लेचर का पार्ट। तो जब लेजिस्लेचर आता है उसके साथ फिर एग्जीक्यूटिव भी आते हैं और जुडिशरी भी आती है। यहां तक हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अब ये जो आपके लेजिस्लेचर है इनको इलेक्ट भी करना पड़ेगा, तो टू इलेक्ट लेजिस्लेचर हमें क्या चाहिए, RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951, ठीक है। कल मैं बता रहा था बच्चों को 1950 और 51 में क्या डिफरेंस है, वो पता करना है आपको, मैं बता दूंगा बाद में। तो ऐसे क्रक्स पता होना चाहिए, 50 में क्या बता रहा है, 51 क्या बता रहा है। तो इनको इलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक्ट चाहिए था, RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि सिलेबस में दे रखा है साफ साफ, ठीक है। अब आपके पास ये तीनों आ गई, लेजिस्लेचर आ गई, एग्जीक्यूटिव आ गई, जुडिशरी आ गई। तो इनमें साथ साथ आपको क्या चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर। इनको सेपरेशन ऑफ पावर भी देना है, नहीं तो सारे एक दूसरे के डोमेन में आएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड इवन जो सेंटर एंड स्टेट है उनमें भी सेपरेशन होनी चाहिए, फेडरलिज्म की बात होनी चाहिए। तो फेडरलिज्म भी इसका पार्ट है, ठीक है। नीड सेपरेशन ऑफ पावर, ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब गवर्नमेंट की बात तो हमने कर ली, अब गवर्नमेंट के अलावा कौन कौन से, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अदर बॉडीज भी होंगी। अदर बॉडीज मान लो या इंस्टीट्यूशन मान लो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडी,
अलग अलग जो जी बॉडी क्वासी जुडिशियल सारी बॉडीज, तो एक तो गवर्नमेंट आ गया, उसके बाद जो बाकी बॉडीज बच गई वो, ठीक है। फिर गवर्नमेंट काम कर रही है अपना, लेकिन गवर्नमेंट को चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। तो टू चेक गवर्नमेंट वी नीड, हमें क्या चाहिए, प्रेशर ग्रुप्स। गवर्नमेंट की वर्किंग को चेक करने के लिए हमें प्रेशर ग्रुप चाहिए। और लास्ट में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सारे काम अच्छे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करेंगे, कंपेयर। ये स्टोरी चलेगी। अब आप स्टोरी रिपीट करो। फर्स्ट सबसे पहले क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनेंगे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या होगा, यूनियन, स्टेट और लोकल। अब ये गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है, तो इनको लेजिस्लेचर चाहिए बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर आया तो इसके साथ साथ क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव भी आएगा, जुडिशरी भी आएगा, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी आ गया, और ये जो लेजिस्लेचर इनको इलेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट चाहिए था, आरपीए, तो आरपीए एक्ट आ गया। अब ये तीनों आ गए तो इनको सेपरेशन ऑफ पावर भी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया इनका, ठीक है। अब गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके अलावा बाकी बॉडीज भी चाहिए आपको, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, अदर बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडी, वो सारी बॉडी आ गई। और गवर्नमेंट जो काम कर रही है, डिफरेंट बॉडी जो काम कर रही है, उनको बाहर से भी चेक करना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रेशर ग्रुप। और लास्ट में जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या करेंगे, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये हो गया सारा सिलेबस आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, 9 पॉइंट याद, ठीक है। अब पढ़ लो, सारे वही पॉइंट लिखे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले लिखवाया था, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, उसका बेसिक हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स जो आप पढ़ते हो, अलग अलग कैसे डेवलप हुआ हमारा, ठीक है, इवोल्यूशन कैसे हुआ उसका, क्या उसके फीचर्स थे, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स हमारा, बल्कि है, डिफरेंट सोर्स से लिया है, उसके फीचर्स है। अमेंडमेंट्स होती रहती है लगातार, उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स पढ़नी है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन पूछता है वो, अमेंडमेंट्स तभी तो। सिग्निफिकेंट प्रोविजन, मेन मेन प्रोविजन क्या है, सिग्निफिकेंट प्रोविजन और उनका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर जो हम पढ़ते हैं। फिर हमने क्या, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस परटेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड द फिनेंसिस अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देती, जितने भी तीनों लेवल है, इन तीनों लेवल पे आपको पढ़ना है, यूनियन गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी और लोकल गवर्नमेंट को भी। इनके बीच में जो आज इश्यूज हैं वो भी पढ़ने हैं, फिनेंशियल इश्यूज, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, तो इनके बीच में इश्यूज भी पढ़ने हैं आपको। सेपरेशन ऑफ पावर, ये देखो आ गया यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, इनसे अब जब सेपरेट कुछ दिक्कत आती है तो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होते हैं, वो भी पढ़ने हैं आपको, एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इसीलिए अगर इंटर स्टेट रिवर वाटर अगर कोई ट्राइब्यूनल बन रहा है, तो लेट्स अ इंस्टीट्यूशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, तो आपको पढ़ना पड़ेगा वो, ठीक है ना। ओके, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ द अदर, लास्ट में करवाया था मैंने कंपेयर भी। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ना है, ऊपर बताया था मैंने आपको। स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका फंक्शनिंग पढ़नी है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। इसीलिए पूछ लेता है कि पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में क्या इशू आ रहे हैं, क्योंकि साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मैंने लिखवाया था। लेजिस्लेचर हुआ, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे और जुडिशरी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव में क्या आएंगे, मिनिस्टर्स आएंगे आपके, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, वो सब पढ़ना है। फिर बाद में प्रेशर ग्रुप्स, कैसे फॉर्मल या इनफॉर्मल एसोसिएशन और उनका रोल क्या है पॉलिटी के अंदर। अगला सिलेबस में पॉइंट लिखा है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे सीएजी हो गया, ईसीआई हो गया, तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ना है। उसके बाद जो अदर बॉडीज थी, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी या वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, सारा सिलेबस याद है आपको। 1 से 9 पॉइंट हो गए हमारे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम अगले पॉइंट देखेंगे किसके, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस वाले, उसमें क्या पढ़ना है आपको। तो अगला पॉइंट है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। अब देखो जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 10 वो है, और लास्ट का जो 15 और 16 है, ये आते हैं आपके गवर्नेंस के अंदर। तो गवर्नेंस में आएगा आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो गवर्नेंस का जो पार्ट है, इसमें आपको 3 वर्ड याद रखने हैं,
देखो आप एक चीज समझो, मैं आपके सामने अभी मैंने लाइन बोल दी पर आपको ये आवाज समझ में नहीं आई, जबकि मैंने पहले वाला इतना बड़ा सब्जेक्ट नो टॉपिक आपको याद करवा दिए, क्योंकि मैंने पहले आपको कोड बताया था। अगर ऐसे मैं तीनों लाइन बोल दूंगा ना, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बोल दिया मैंने। लेकिन मैं आपको कोड बता दूंगा अभी देखना, और 3 कीवर्ड बता दूंगा, उससे आपको फिर ये सिलेबस याद हो जाएगा गवर्नेंस का। तो इसके 3 जो गवर्नेंस के कीवर्ड है, वो पहला वर्ड क्या है इसका, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो सबसे पहले आपको गवर्नेंस के अंदर क्या पढ़ना है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, वो सारा पढ़ना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। दूसरा, जो भी आपका गवर्नेंस के टूल्स हैं। अब गवर्नेंस के टूल्स क्या होते हैं, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, इस तरह के जो गवर्नेंस के टूल्स हैं। तो दूसरा पढ़ना है गवर्नेंस के टूल, और तीसरा क्या पढ़ना है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी में या गवर्नेंस में सिविल सर्विस का क्या रोल है, ये 3 चीजें पढ़नी है आपको गवर्नेंस के अंदर। अब आप सिलेबस पढ़ो, याद हो जाएगा। पहला पॉइंट जो बता रहे हैं 10th नंबर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिफरेंट इंटरवेंशन डिफरेंट सेक्टर के अंदर और उनके अंदर क्या इश्यूज है, हो गया। 15th पॉइंट पढ़ो, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस। ठीक है, इसमें एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसफुल मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस, क्या कमियां रह गई हैं, क्या पोटेंशियल है। ठीक है, और डिफरेंट टूल क्या क्या है, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन अदर मेजर्स। तो पहला पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ोगे आप। दूसरा आप पढ़ोगे डिफरेंट टूल्स के बारे में, सिटीजन चार्टर हो गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो लिखे हैं, डिफरेंट टूल्स। और थर्ड क्या लिखा है, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। तो गवर्नेंस हो गया अब आपका, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। 4th पार्ट आ रहा है आपका सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट। तो सोशल जस्टिस ही लिख लो, सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट। अब इसका जो कोड है वो है कि फॉर सोशल जस्टिस, भाई सोशल जस्टिस के लिए आपको क्या चाहिए, वी नीड डेवलपमेंट। पहले डेवलपमेंट ही तो करोगे, अगर डेवलपमेंट ही नहीं तो कैसे सोशल जस्टिस करोगे, डेवलपमेंट। फॉर सोशल जस्टिस वी नीड डेवलपमेंट। और किसकी डेवलपमेंट करोगे आप, जो वल्नरेबल सेक्शन है, भाई जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनकी डेवलपमेंट करके सोशल जस्टिस थोड़ी मिलेगा। सोशल जस्टिस कब मिलता है, जो वनरेबल सेक्शन है उनकी डेवलपमेंट करते हो तब मिलता है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, फॉर दिस वी रिक्वायर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, लॉज। इसके लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स चाहिए आपको, लॉज चाहिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए जो, और डिफरेंट बॉडीज चाहिए, ये सब चाहिए आपको। और ये जो वनरेबल सेक्शन है, ठीक है, इसके लिए आपने गवर्नमेंट स्कीम और ये सब कर दिया, पर साथ साथ इनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं करना है। ठीक है, एंड फॉर देयर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इनकी अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करनी है तो आपको क्या चाहिए उसके लिए, इसकी हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 2 चीज तो देनी पड़ेगी इनको। गवर्नमेंट स्कीम्स दे दो ठीक है, उसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन भी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट स्कीम, हेल्थ और एजुकेशन, किसके लिए, वनरेबल सेक्शन के लिए। तो ये कीवर्ड निकल के आ रहा है कि सोशल जस्टिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट वनरेबल सेक्शन के लिए, और उनके लिए उनको क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कीम, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, इससे क्या एलिमिनेट हो जाएगा, इट विल एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर। हमारी कंट्री से पॉवर्टी एंड हंगर खत्म हो जाएगी अगर हमने सोशल जस्टिस करवा दिया, किसका, वनरेबल सेक्शन का, थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ, खत्म बात। अब सारे पढ़ लो, याद हो जाएगा। डेवलपमेंट प्रोसेसेस, ये आ गया डेवलपमेंट। तो जो भी डेवलपमेंट प्रोसेसेस है वो पढ़ने। एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, जो भी और डेवलपमेंट इंडस्ट्री, लॉज, बॉडीज, इंडस्ट्रीज में डाल देना। तो डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में क्या क्या जाएगा आपका, एनजीओज,
ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आ जाएंगे। एनजीओ, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो इनकी डेवलपमेंट में क्या आना है, आप डेवलपमेंट से याद रख लो, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज दोनों करनी है आपको। कौन कौन से प्रोसेस और कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो वनरेबल सेक्शन की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, वो करना है। फिर दूसरा है वेलफेयर स्कीम्स, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स आ गई, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शन फॉर द ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स। इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन देखना, वो ये नहीं पूछेगा व्हाट इज मनरेगा, वो कहेगा मनरेगा का इवेलुएट करो, क्या चेंज आया मनरेगा के आने के बाद, क्या सही में पॉवर्टी खत्म होगी मनरेगा के आने के बाद, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बाद। तो इवेलुएट कराता है, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, फीचर्स नहीं लिखे हुए, इसलिए कभी ये नहीं पूछेगा बता दी, परफॉर्मेंस पूछता है। अब आपको ने कीवर्ड पढ़ा है सिलेबस से, तो आप परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान लगाओगे ना कि फीचर्स पे। फीचर्स के थ्रू आप उसको इवेलुएट कर सकते हो कि ये चीज अचीव हुई कि नहीं हुई, लेकिन आपका अल्टीमेटली, इसलिए बच्चे कहते हैं पेपर तो पूरा भर के आया था मैं, लेकिन फीचर लिख के आया था, इवेलुएट नहीं कर पाया उसको। तो क्वेश्चन एग्जामिनर को पता है भाई सिलेबस में नहीं लिखा मैंने ना, मेरे क्वेश्चन पूछा, बच्चा क्यों लिख रहा है ये, तो 10 में से देगा 1 नंबर, और जो इवेलुएट कर देगा उसको मिल जाएंगे 4.5 5। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए किसी के नंबर आते हैं 70, किसी के आते हैं 120, 120 वाला ये 70 वाला फिर 3-4 साल लगाते हैं और ठीक है। देखना जो नॉर्मल बच्चे है ना, पेपर देके 70 से 80 आएंगे उनके, बस वो पढ़ के गए थे, और सिलेक्ट वाले 110 प्लस करेंगे वो अपना, वो पॉलिश कर चुके होते हैं अपने, वो सिलेबस याद कर चुके होते हैं, प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, आंसर को क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग लिख चुके होते हैं बार बार, तब वो दिमाग में बैठ जाती है ये लिखना है। नहीं पेज तो सभी भर के आते हैं, पहले था 3 साल पहले लोग पेज नहीं भरते, 3 अब पेज सब भर के आते हैं मेंस में, जो मैं बच्चे देख रहा हूँ उनको आदत पता लगी, पेज पूरे भर के आने हैं, 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं। अब बात पेज भरने की नहीं रही, पेज तो भरने हो तो मिनिमम क्राइटेरिया 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, एक आधा छूट जाए अलग बात है, 20 करने ही है। उसमें भी कौन कितना डिमांड को एड्रेस कर रहा है और कौन कितना अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बना पा रहा है, कौन कितना कंटेंट को वैल्यू एड कर पा रहा है। अब लड़ाई यहां तक पहुंच गई है ठीक है, तो भाई करो करो, हम साथ खड़े, करो, घबराना थोड़ी है, करना है नहीं है, मेरा काम है रियलिटी बताना, नहीं तो फिर वही होता है, इसलिए 3-4 साल लोग लगे रहते हैं ना, उनको पता ही होती है रियलिटी, जिसको रियलिटी पता है उसको पता है मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना टाइम देना पड़ेगा, मैं दूंगा टाइम, तब मैं बन जाऊंगा 1 साल में, ये है बस फर्क, रियलिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि उस लेवल का कंपटीशन है। चलो ठीक है ठीक है, अगला देखो, इशू रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स, तीनों वर्ड लिखा है मैंने, हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स, तीनों आ गए, बस कोड याद रख लो, सारा सिलेबस याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्या है, इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, पॉवर्टी एंड हंगर आ गया, बाकी सारे आपके दोनों पॉइंट जो थे वो गवर्नेंस में याद करा, गवर्नेंस में 3 पॉइंट याद रखने थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नेंस के टूल्स और रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी या गवर्नेंस, खत्म बात। अब याद हो रहा है तुम्हें, तो तुम पढ़ोगे वैसे ही, नहीं आएगा तो आप गवर्नेंस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, क्या क्या टूल मैं यूज कर सकता हूँ इसमें, क्या क्या प्रोसेस अगर सोशल जस्टिस के, क्या क्या इंडस्ट्री यहाँ पे काम आ सकती है, एनजीओ, अपने आप दिमाग चल जाएगा। मतलब सिलेबस याद करते कॉन्फिडेंस आता है अलग से, यार कुछ भी लिखाएंगे खाली नहीं छोड़ के आएंगे, मतलब ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आधे तो इंसान जो पॉजिटिव होते हैं वो अच्छा लिख पाता है क्वेश्चन को, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता है, खाली नहीं छोड़ के आएंगे, सिलेबस याद है, सिलेबस या क्वेश्चन पता लगेगा, इस पार्ट से पूछा है, इसमें ये सब टॉपिक थे, ये इसके कीवर्ड्स थे, मैनेज कर लेते हैं आंसर। अब जब तुम कल से आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगी सिलेबस की वैल्यू, कि तुम ब्लैंक नहीं होगे, कॉन्फिडेंट रहोगे हमेशा। लास्ट आ जाओ इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी याद रहे तुम। अरे कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, बाइलेटरल, रीजनल, ग्रुपिंग, ये सब ऐसे पढ़ लो, मैं बताता हूँ कोड आपको। इंडिया सबसे पहले क्या करेगा, अपने नेबर के पास जाएगा, तो ऐसे करो, इंडिया सबसे पहले क्या देखेगा, वो अपने नेबर को, फिर उसके बाद इंडिया नेबर क्या किसको देखेगा, फिर अपने बाइलेटरल, ठीक है, एक के साथ एक, बाइलेटरल 1 to 1, जैसे इंडिया यूएस, ये बाइलेटरल हो गया। फिर उसके बाद क्या करेगा, रीजनल, 3-4 कंट्रीज के साथ। फिर उसके बाद हम जाएंगे ग्लोबल लेवल पे, और फिर इंस्टीट्यूशंस जो ग्लोबल लेवल पे उनको। तो ये स्केल बढ़ रहा है,
ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको क्या करना है, इंडिया का स्केल बढ़ाना है, पहले नेबर के पास, फिर बायलेटरल, फिर रीजनल, फिर ग्लोबल, फिर इंस्टीट्यूशन सारे। तो ये स्केल बढ़ा दिया आपने। दूसरा पॉइंट आपको याद जो रखना है वो है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड इवन पॉलिटिक्स ऑन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। लिख लो, इंटरेस्ट की जगह नेशनल इंटरेस्ट। क्यों पढ़ रहे हैं हम इंडिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन? क्योंकि हमारी पॉलिसीज और पॉलिटिक्स में फर्क पड़ता है उससे। तो साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं पे कोई रजीम चेंज होता है, कहीं पे कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, तो उनकी जो पॉलिटिक्स में फर्क पड़ा वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को एम्पर कर सकता है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं, ऑन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। ये बात है। तो ऐसी पॉलिसीज, अगर यूएस से कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ रहा है जहां पे हमारे टैरिफ बढ़ा रहा है वो, तो हमें पढ़ना है वो, क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेगा वो। आ रही बात समझ में? ऐसी पॉलिसी लेके आ रहा है जिससे हम वहां पे हमारे डायस्पोरा या हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग H1 वीजा है जो आया था वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकते, तो हमारे वो नेशनल इंटरेस्ट को हैम्पर करेगा। तो वर्ल्ड लेवल पे ऐसी जो पॉलिसीज है, ऐसी जो पॉलिटिक्स है, वो आपको पढ़नी है जो हमारे इंटरेस्ट को इफेक्ट करती है। दूसरे लेवल पे बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल, पहले नेबरहुड, उस तरीके से। तो 2 लेवल हो गया। तीसरा क्या पढ़ना है आपको? डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा बाहर है। ठीक है, डायस्पोरा जो इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर है उनके बारे में पढ़ना है, इंडियन डायस्पोरा। 3 में खत्म कर दिया आईआर को। एक तो लेवल बढ़ा दो, फिर ऐसे पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स जो इंडिया के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रही है, और तीसरा क्या पढ़ना है? डायस्पोरा। अब पढ़ लो, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ऐसे कोई भी एग्रीमेंट्स होते हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वही पढ़ने हैं आपको। तो एग्रीमेंट्स ही पढ़ने हैं आपको जो इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे कोई मत करना साउथ अफ्रीका में उनका कोई एग्रीमेंट हुआ है, आप साउथ अफ्रीकन कंट्री में, हमारे को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उसको, ऐसे कितना डीप पढ़ोगे? लेकिन जो हमें इंटरेस्ट को अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो हमें पढ़ना है इंडिया के इंटरेस्ट को। ठीक है, फिर अगला है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। दोनों का है, डेवलप्ड कंट्री का भी, डेवलपिंग ऑन इंडियाज इंटरेस्ट और इंडियन डायस्पोरा। और लास्ट में जो मैंने कहा था इंस्टीट्यूशंस, तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पढ़ना है आपको। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये बड़ी अच्छी बात है। स्ट्रक्चर ये प्री में भी हेल्प करेगा कि कैसे उनका स्ट्रक्चर है। यूनाइटेड नेशन क्या उसका स्ट्रक्चर है और क्या उसका मैंडेट है, ये इंपॉर्टेंट है मैंडेट। अगर आपने मैंडेट पढ़ लिया तो उसको इवेलुएट करना आ जाता है, और उसमें अच्छी लाइन मिलती है क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, क्या मैंडेट है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, उसकी ओरिजिनल साइट से पढ़ सकते हो आप। ये मतलब वर्थ है रीडिंग, ये पढ़ना चाहिए मैंडेट। पेपर 2 इज कंप्लीट। अब आते हैं पेपर 3 पे। जीएस पेपर 3 का सिलेबस। इसमें सबसे पहले आपको पता ही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना होता है पेपर 3 में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या किया, वी क्रिएटेड, क्या बना दिया हमने, एक सीड, जो कि बहुत एडवांस सीड था। आजकल बना रहे हैं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम सीड। ये सिलेबस होगा पेपर 3 का। एसएनटी पढ़ना ही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एस से बताओ इंटरनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ई से इधर से सिक्योरिटी हो गया, ई से एनवायरमेंट, अगले ई से इकोनॉमी, और डी से डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 5 चीजें पढ़नी है, 5। पेपर 1 के अंदर कितनी चीज थी? 3। पेपर 4 में, 2 में 3 या 5, 3 ऐसे कर लो, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, और लास्ट में आईआर। तो अलग अलग कर लो। और इसमें फिर 5 चीज आ गई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने क्या बनाया, सीड बनाया, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। खत्म। अब एक एक करके उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स। तो देखो इकोनॉमिक्स जो हमने कल डायग्राम बनाया था वो वैसे बना लो, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, इसको 4 चीज में पढ़ेंगे हम। 4, जब भी मैंने बताया 4 कंपोनेंट का हमारा डायग्राम बनता है, और ये सारी बातें आपको पता है, ऐसा कोई भी आएगा नहीं फर्क, देखना। तो इसमें सबसे पहली जो चीजें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लानिंग। भाई पहले प्लानिंग ही तो करेंगे, ठीक है ना।
प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लानिंग। और प्लानिंग हमें किसकी जरूरत है करने के लिए? इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो प्लानिंग करनी है हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, ऐसे थोड़ी कुछ भी कर लेंगे। हमें डेवलपमेंट कैसी है? इंक्लूसिव चाहिए। तो प्लानिंग करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिखा हुआ तो गुलविंदर ये, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद इसके लिए हमें क्या चाहिए? गवर्नमेंट से पैसा भी चाहिए, गवर्नमेंट बजटिंग। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? प्लानिंग के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो ये तीन चीज पढ़नी है पहले ब्लॉक के अंदर। हमें प्लानिंग करनी है और प्लानिंग ऐसी करनी कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, उसके लिए गवर्नमेंट का हमें पैसा चाहिए, गवर्नमेंट बजटिंग। ये हो गया पहला ब्लॉक। दूसरा फिर सेक्टर आप क्या पढ़ते हो? एग्रीकल्चर पढ़ते हो, एग्रीकल्चर पढ़ लो दूसरे पे, इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर। तीसरा आप क्या पढ़ोगे फिर? इंडस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ही पढ़ लेना, मना कुछ भी नहीं है, सर्विस भी पूछ लेते हैं, इंडस्ट्री एंड सर्विस। और लास्ट में आप क्या पढ़ते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। ये हो गया। तो बस इसी में इकोनॉमिक्स खत्म है। पहले आप प्लानिंग करो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, जिसके लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट बजटिंग। दूसरा आप एग्रीकल्चर पढ़ो। तीसरा आप इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पढ़ो। चौथा आप पढ़ोगे इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। यही सिलेबस में लिखा हुआ है, अब पढ़ लो सारा। इंडियन इकोनॉमी एंड द इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, बोला था प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर अगला आ गया इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग आउट। तो प्लानिंग हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, फिर गवर्नमेंट बजटिंग, बजटिंग, तीनों टॉपिक कवर हो गए आपके। उसके बाद है मेजर क्रॉपिंग पैटर्न, ये सारा क्या होगा? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का अलग से कराऊंगा क्योंकि एग्रीकल्चर का सिलेबस बड़ा है, अभी अलग से कोड बनाएंगे एग्रीकल्चर का, ठीक है। चलो एग्रीकल्चर बता ही देता हूं ताकि आपको लाइन बाय लाइन। तो एग्रीकल्चर का कोड लिख लो। हमारा फार्मर है, उसको क्या करना है? डिफरेंट क्रॉप्स लगानी है, ठीक है, फॉर डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न। डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न के लिए फार्मर को क्या चाहिए? इट नीड इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम चाहिए ना। और क्या क्या चाहिए? सब्सिडीज चाहिए गवर्नमेंट से, सब्सिडीज। और क्या चाहिए उसको? ई टेक्नोलॉजी चाहिए। और क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी मिशन चाहिए। ये फार्मर को चाहिए आपके डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न के लिए। क्या? अरे रुक जाओ, अभी तो क्रॉप प्रोड्यूस ही हुई है। अब क्रॉप प्रोड्यूस होगी तो क्या करना है? अब क्रॉप प्रोड्यूस होगी तो देन आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप देन फार्मर नीड टू स्टोर। उसको स्टोर करेगा ना, फिर उसको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट। और फिर बाद में उसको क्या करेगा? जो अभी कह रही थी, मार्केटिंग। हाँ जी यशोजा दी, सेटिस्फाइड हो? आ गया मार्केटिंग, मिल गया मोक्ष, ठीक है। वेट करो। तो पहले क्या करेगा? उसको स्टोर, फिर करेगा उसको ट्रांसपोर्ट, और कहां लेके जाएगा? मार्केट में, और मार्केटिंग करेगा। तीनों वर्ड आगे। अब मार्केट में भी क्या करेगा वो? आफ्टर रीचिंग द मार्केट, तो मार्केट में क्या करेगा? इट विल सेल टू द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को किस पे बेचता है वो? एमएसपी पे। और गवर्नमेंट उसको एमएसपी पे प्रोक्योर कर लेगी, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट, गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी थ्रू द पीडीएस। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसको थ्रू द पीडीएस, डिस्ट्रीब्यूट इट, जो भी क्रॉप्स उसने खरीदी थ्रू पीडीएस, जिससे कंट्री में क्या आएगी? फूड सिक्योरिटी। इससे कंट्री में आएगी फूड सिक्योरिटी। अब क्रॉप भी बन गई, गवर्नमेंट ने भी खरीद ली, पीडीएस से बांट दिया, फूड सिक्योरिटी भी आ गई, लेकिन फार्मर की हालत अब भी खराब थी। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई इसको क्रॉप के साथ साथ क्या करा दो? एनिमल रियरिंग। एनिमल रियरिंग कर ले भाई तू।
और क्या कर ले, साथ साथ फूड प्रोसेसिंग भी कर ले, फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन होगी तो गवर्नमेंट को लगा इसका थोड़ा और पैसा बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी फार्मर की। लेकिन गवर्नमेंट को पता चला असली दिक्कत ये नहीं है, असली दिक्कत क्या है, इसके पास लैंड ही छोटी है। तो असली जो काम करना है वो किस पे काम करना है, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। बस सारा सिलेबस का पार्ट है, अब पढ़ लो, सारे यही मिलेंगे आपको। मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लिखवा दिया क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, लिखवा दिया इरिगेशन सिस्टम। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, एग्जैक्ट वर्ड लिखवा दिए तीनों, ठीक है। ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द इशू रिलेटेड टू द इट्स एंड कंस्ट्रेंट्स। ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, अगर आप ई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, ड्रोन्स का यूज कर रहे हो, वो सब पढ़ना है आपको। ई टेक्नोलॉजी लिखवा दिया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, सब्सिडीज कवर्ड है। एंड द एमएसपी, पीडीएस, एमएसपी भी है और पीडीएस भी है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, इशू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी करवा दिया। टेक्नोलॉजी मिशन करवा दिया। इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग हो गया। फूड प्रोसेसिंग करवा दिया। फूड प्रोसेसिंग एंड द इश्यूज रिलेटेड इंडस्ट्री इंडिया में, स्कोप क्या है उसका, क्या सिग्निफिकेंस है, कहां कहां पे कौन कौन सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है। बनाना चिप्स कहां लगाओगे, केरला में, ठीक है ना। और आपकी यहाँ पे पोटैटो चिप्स कहाँ बन रही है, पंजाब में। तो अलग अलग जगह पे लोकेशन स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। लीची से रिलेटेड कुछ बनाना है तो कहाँ बनाओगे, बिहार के अंदर। तो लोकेशन स्पेसिफिक देखना है, ठीक है। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लाई चेन में क्या मैनेजमेंट करनी है, कैसे प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, कैसे मार्केटिंग होनी चाहिए, कैसे सॉर्टिंग होनी चाहिए, ये सब चीजें करनी है आपको फूड प्रोसेसिंग में। फिर अगला बोला है लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स करवा दिया, ठीक है भाई। तो ये जो पार्ट था मेरा आपका, प्लानिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, एग्रीकल्चर, यहां तक पहुंच गया। अब आ जाओ इंडस्ट्री पे। सर्विस सेक्टर अलग से लिखा नहीं हुआ, इंडस्ट्री लिखा हुआ है। तो इंडस्ट्री में आपको क्या चीज पढ़नी है, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब ऐसे जब हम पढ़ते हैं ना, हमें याद नहीं होता, मैं इसलिए तुम्हें फोकस करता हूं बार बार, चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। तो इंडस्ट्री के अंदर आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर कर लिया, तो सबसे पहले क्या होता, लिबरलाइजेशन। तो जो भी हमने रूल को लिबरलाइज किया, ठीक है, और उसके बाद हम क्या लेके आए, डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आए। तो आपको साफ साफ पढ़ना है, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन में क्या क्या हुआ था, ठीक है। और फिर डिफरेंट हम क्या क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आए, और इसको क्या देखना है, इसका जो इफेक्ट पड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर इंडिया के अंदर, ये एनालाइज करना है आपको। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स का क्या इफेक्ट पड़ा, सीधा क्वेश्चन आ चुका है। सिलेबस से बना दिया क्वेश्चन उन्होंने, पर हम सिलेबस ही नहीं पढ़ते ढंग से। पहले इसको कवर कर लो, उसके बाद टाइम बचता है फिर एक्स्ट्रा पढ़ना, क्योंकि 80% तो सिलेबस से आ रहा है पेपर, 20% एक्स्ट्रा के चक्कर में बाद में करना हो। यही लिखा हुआ है देखो, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो मैंने एक वर्ड पकड़ लिया लिबरलाइजेशन, एक पकड़ लिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एंड देयर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और दूसरा पढ़ लिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इनका इफेक्ट इसके ऊपर देखना है, ये पढ़ना है इंडस्ट्री के अंदर, खत्म। अगला मैंने आपको क्या बताया था, इंडस्ट्री हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आओ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा में क्या पढ़ोगे आप, जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सारे पढ़ लो, और एनर्जी, बस याद रख लो ट्रांसपोर्ट, भाई मोस्टली इंफ्रा में ट्रांसपोर्ट ही तो करते हैं, और एनर्जी, ये 2 सेक्टर पढ़ लेना बस इसमें। अब देखो क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है इसमें, रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ये लिखा होगा, और पाइपलाइन। तो जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सारे पढ़ने हैं, और एनर्जी वाले पढ़ने हैं, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, इन्वेस्टमेंट चाहिए तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, यही लिखा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे और इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये भी खत्म। तो इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट। इकोनॉमिक्स क्या तो हम करेंगे अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने आपको 3 वर्ड याद कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो आपको याद करना है वो करना है आपको न्यू टेक्नोलॉजी। एक तो न्यू टेक्नोलॉजीज, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डीप फेक, जो भी नया आ रहा है सब पढ़ना है। तो पहला ही वर्ड लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन इन इफेक्ट्स इन एवरी डे लाइफ। और इसका जो इफेक्ट आएगा एवरीडे लाइफ के ऊपर, इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि साइंस में हमें क्या देना है, ह्यूमन एंगल, ह्यूमन टच, इस टेक्नोलॉजी का ह्यूमन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो जरूर पढ़ना है एवरीडे लाइफ के ऊपर। तो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो पढ़नी है। फिर दूसरे कोई इंडियंस हैं, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया वो पढ़ना है। कोई हमने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है इंडिजीनियस, कोई हमने नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो, और हम जो इंडियंस हमारे कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, जो भी साइंटिस्ट है या ऐसे पर्सनैलिटीज है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे इसरो का मिशन हो, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे कोई बायोटेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया हो, वो पढ़ना है। तो अगला पॉइंट है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो हमने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की हो या जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में पढ़ना है। और थर्ड जो बेसिक है, वो जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी एक सिलेबस में होती है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो चलती आ रही है उनको पढ़ना है। अब डिफरेंट टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जो डिफरेंट रेगुलर टेक्नोलॉजी है वो सारी पढ़नी है। तो ये लिखा हुआ है इसमें, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड द इश्यू रिलेटेड टू आईपीआर। तो आईपीआर का भी पढ़ना है। तो 3 चीज पढ़नी है, नई टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उनका एवरीडे लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है, दूसरा इंडियंस या इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी वो पढ़नी है, और तीसरा क्या पढ़ना है आपको, जो भी डिफरेंट बेसिक टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर, वो बेसिक वाला। ये 3 में खत्म हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट। तो एसएनटी हो गया, SEED, ठीक है। अगला उठाता हूं, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट उठाते हैं, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में बस इतना सिंपल कर लो, 1 और 2। पहला कर लो डिस्ट्रक्शन, दूसरा कर लो कंजर्वेशन, बस यही करना है, डिस्ट्रक्शन और कंजर्व। ऐसे कोई काम जो एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, ऐसे कोई भी काम जो डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और ऐसे कोई भी मेजर जो कंजर्व कर रहे हो, चाहे पेरिस समिट हो, है ना, जो कंजर्वेशन मेजर्स हो, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व्स हो, तो कंजर्वेशन मेजर, तो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। और थर्ड है EIA, भाई उसको मेजर भी तो करेंगे क्या इंपैक्ट पड़ा एनवायरमेंट के ऊपर। थर्ड इज द एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, उसको एसेस करने के लिए। तो एनवायरमेंट का सिंपल है, कंस्ट्रक्शन, कंजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, बस। और EIA, कंजर्वेशन एनवायरमेंट पोल्यूशन, डिग्रेडेशन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है ना। पोल्यूशन क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, बायोस्फीयर रिजर्व क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, सब इसमें आ जाएगा, कंजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन और EIA, इंपैक्ट असेसमेंट। इसको आंसर में फ्रेम कर सकते हो आप, प्लास्टिक प्रॉब्लम है, डिस्ट्रक्शन, प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स, कंजर्वेशन। ऐसे आंसर को ऐसे फ्रेम कर लो, कैसे एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्या उसका EIA से कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी से डाल दो ऐसे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं हम सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी का एक्टर था, कोड चलना है बस, ठीक है। एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी का एक्टर था, एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी का एक्टर था जो ऑर्गेनाइज तरीके से, जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, जो ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर या फिर डिजिटल का यूज
करके बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। वो क्या कर रहा था, एक एडवांस टेक्नोलॉजी साइबर का, आईटी का यूज करके बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहा था हमारे। ठीक है, कोई एक्सट्रीम आइडियोलॉजी का एक्टर था जो ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे करेगा, साइबर का यूज करेगा, साइबर या डिजिटल सोशल मीडिया कुछ भी सारा उसमें आ गया, उसका यूज करके बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। किसके लिए, हमारे यहाँ पे टेररिज्म फैलाने के लिए। अरे फालतू तो नहीं है, स्टोरी रिलेट तो कर रहे हो ना। हाँ, टेररिज्म फैलाने के लिए, ये गारंटी, अगर स्टोरी याद कर ली तो सिलेबस याद हो जाएगा। फैलाने के लिए, अब इसको आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी सिक्योरिटी फोर्स क्या करेगी, इसको पकड़ लिया, और हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने इसे, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसने क्या किया, इसको पकड़ लिया, और जितना भी इसके पास मनी था वो मनी ले लिया। अब सारा सिलेबस पढ़ लोगे तुम, हो गया याद। हो, चलो दिखाऊं अब। ठीक है चलो, आओ, सॉरी दिखाना था मेरे को, तो प्रूव भी तो करना होता है, मेरे को सारा करवा दिया। ठीक है आओ। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी का एक्टर था, तो एक्सट्रीमिज्म किसमें आएगा, पहले वाले में। ठीक है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, एक्टर से क्या आएगा, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स in creating challenges to internal security through communication network, role of media, social networking site in internal security challenges, basis of cyber security। तो जितने भी आईटी वाला काम था, साइबर डिजिटल आईटी, ये सारा सोशल मीडिया वाला इसमें आ गया कवर। तो जो भी आईटी से सोशल मीडिया से थ्रेट है वो इसमें कवर करेंगे हम। फिर आ गया मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसलिए जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने उसको पकड़ा था, उससे सारा मनी ले लिया था, तो मनी से क्या आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज, तो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो बॉर्डर एरियाज में जो सिक्योरिटी को मैनेज करना है वो। लिंकेजेस विद द ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, ऑर्गेनाइज तरीके से आया था तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म फैलाने आया था टेररिज्म, मतलब स्टोरी भी लिंक कर रही है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी बना दिया मैंने, वो लिंक कर रही है स्टोरी की, एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक्टर आया था। ठीक है, ये ना एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी का एक्टर ऑर्गेनाइज तरीके से, अब ऑर्गेनाइज तरीके से तो साइबर का यूज करेगा, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था टेररिज्म फैलाने के लिए, उसे हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ लिया और उसका मनी ले लिया। लास्ट में वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट, ये भी कवर हो गया, सिक्योरिटी इज ओवर। लास्ट जो पार्ट बचता है वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। अनफॉर्चुनेटली डिजास्टर मैनेजमेंट में ये लिखा हुआ है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके मैंने 7 पॉइंट निकाले हैं, ये मैं आपको अभी क्लास का दे दूंगा, आप नोट कर लेना कि इन चीजों को आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, डिजास्टर एंड इट्स टाइप, जो डिफरेंट डिजास्टर है उसके टाइप्स वो पता होने चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, वनरेबिलिटी, कौन कौन से एरिया वनरेबल है, कौन कौन से लोग भी वनरेबल है। ठीक है, फ्रेमवर्क एंड मेजर्स ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्या फ्रेमवर्क है, क्या मेजर है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के। एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या गैप है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, और केस स्टडीज, कोई सक्सेस स्टोरीज हुई है जहां पे सक्सेसफुली हमने डिजास्टर को मैनेज किया है। 3 पेपर का सिलेबस ओवर। लास्ट है हमारा पेपर 4 एथिक्स, पेपर 4 एथिक्स। देखो एथिक्स की जो कोड है वो है अ पर्सन लर्न एथिक्स, ये लिख लो, इससे सारा सिलेबस याद हो जाएगा। एथिक्स का कोड जो है अलग से लिखवा देता हूं, अ पर्सन लर्न, क्या क्या लर्न करेगा वो, एथिक्स, वैल्यूज एंड मोरालिटी, तीनों लर्न करेगा वो पर्सन। एथिक्स, वैल्यूज एंड मोरालिटी किससे लर्न करेगा वो, लीडर से, लीडर्स, रिफॉर्मर्स, लीडर्स रिफॉर्मर्स
एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सब से वो वैल्यू लर्न कर रहा है, एथिक्स, वैल्यूज और मोरालिटी लर्न कर रहा है वो एक पर्सन फ्रॉम लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके साथ साथ किससे लर्न करेगा? एंड ऑल्सो फ्रॉम और किससे लर्न करेगा वो? फैमिली से, सोसाइटी से एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। एंड दिस विल इंपैक्ट हिज पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। और ये किस पे इंपैक्ट करेगा? इट विल इंपैक्ट इट्स पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। जो भी उसने वैल्यूज लर्न की है, मोरालिटी लर्न की है, एथिक्स लर्न की है फ्रॉम रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर, लीडर, फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, वो इंपैक्ट करेगा उसकी पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप्स को। अब उससे क्या हुआ? जब उसने इतनी वैल्यू लर्न कर ली तो उसका कुछ क्या बना? एप्टीट्यूड बना, एटीट्यूड बना। दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ हिज और हर, उसका क्या बन जाएगा? एटीट्यूड बनेगा कुछ उसका, और कुछ उसका एप्टीट्यूड भी डेवलप होएगा, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। और उसको क्या बना देगा वो? इमोशनल इंटेलिजेंट। और उससे वो क्या बन जाएगा? इमोशनल इंटेलिजेंट। फिर जब वो ये बन गया, फिर बाद में उसके लाइफ में, लेटर इन हिज लाइफ, फिर उसने और किससे शिक्षा ली? मॉरल थिंकर से। लेटर इन हिज लाइफ, लेटर इन हिज लाइफ ही गेट कंट्रीब्यूशन। किससे कंट्रीब्यूशन मिला उसको बाद में अपनी लाइफ में? बड़े लोगों से, मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। पहले तो आसपास ही ले रहा था, घर से, एजुकेशन से, अब बड़े लेवल पे चला गया, मॉरल थिंकर्स और फिलोसफर से। और वो भी इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के भी फिलोसोफर्स। तो मॉरल थिंकर्स और फिलोसफर से फ्रॉम इंडिया एंड, इंडिया से भी और वर्ल्ड के भी। पूरा ज्ञान ले लिया उसने भाई, पहले आसपास के लोगों से लिया, फिर मॉरल थिंकर्स, फिलोसफर से, इंडिया एंड द वर्ल्ड। हो गया, चलो आगे। अब जब उसने इतनी लर्निंग कर ली है तो वो अपनी लर्निंग वो किसमें लेके आएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आफ्टर लर्निंग, ये सब लर्निंग के बाद, आफ्टर लर्निंग ही ब्रोट दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज कहां पे लेके आए वो? एंड एथिक्स, ये वैल्यू और एथिक्स कहां पे लेके आए वो? जब वो सिविल सर्वेंट बन गया, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी वही ये वैल्यू लेके आया। अब ये कोई ऐसा ऑफिसर है जो इतनी सारी वैल्यू गेन कर चुका है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतनी वैल्यू लेके आ रहा है, तो उससे क्या होएगा? एंड दिस विल लेड टू प्रोबिटी इन गवर्नेंस। उससे गवर्नेंस में क्या आएगी? प्रोबिटी। एंड दिस विल लीड टू, इससे क्या आएगा गवर्नेंस के अंदर? प्रोबिटी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या आ गई? प्रोबिटी। ये भी टॉपिक है आपका, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। ठीक है भाई, गवर्नेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस एथिक्स में आप पढ़ोगे। वैसे इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स सच एज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक सर्विस। एक अम्ब्रेला टर्म है प्रोबिटी, उसके अंदर ये सारी चीज आती है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी। आगे बताऊंगा क्या क्या चीज आती है, ठीक है। तो उससे क्या होगी? प्रॉपर्टी। अब आगे समझ में, एक बंदा था स्टार्टिंग में, उसने लर्निंग ली, एथिक्स ली, वैल्यूज ली, ठीक है। किससे ली? पहले फैमिली से, लीडर से, इन सबसे लेके। फिर उसके बाद क्या किया? उसका एटीट्यूड बना, एप्टीट्यूड बना, इमोशनल इंटेलिजेंट हुआ उससे। फिर उसने क्या किया? उसके बाद हायर लोगों से, मॉरल थिंकर से, फिलोसफर से, इंडिया और वर्ल्ड के, उससे और ज्ञान लिया। फिर उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आया उन वैल्यूज को, जिससे क्या हुआ? प्रोबिटी इन गवर्नेंस आ गई, खत्म। और लास्ट में आपका केस स्टडीज है, ये सिलेबस है। अब पढ़ लो, सारा याद हो जाएगा। इसमें 3 वर्ड है इंपॉर्टेंट, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, जो ऊपर लिखा हुआ है। दिस पेपर विल इंक्लूड द क्वेश्चन टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड चेक करता है ये। इस पेपर का मतलब ही ये है कि आपको डिलेमा मिलेंगे, सिचुएशन मिलेगी, आप कैसे एटीट्यूड से उसको सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर है ये। 2 पार्ट आते हैं इसमें, एक थ्योरी का और दूसरा केस स्टडीज का,
ठीक है, थियरीज में भी लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या इसका मतलब है, कुछ कोट्स देंगे आपको, आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसमें आपको एग्जांपल्स लिखने होते हैं, और दूसरा केस स्टडीज का। एंड अप्रोच टू द इशू रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, probity in public life and the problem solving approach to various issues and conflict faced by him in the dealing with the society। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, आप कैसे कंफ्लिक्ट को डील करते हो, ये सब चीजें इसमें चेक होती है। तो पहला क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। पहला क्या था, एथिक्स आ गया, a sense determinants and consequence of ethics in human action, dimensions of ethics। तो ethics के बारे में सारा पढ़ना है। in public and private relationship लिखा है ना, public and private relationship, human values, lesson from the life and teachings of leaders, reformer, administrator, ऊपर लिखवा दिया। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन कटिंग वैल्यू, सारा आ गया, फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन, पहला यूनिट कंप्लीट। फिर क्या आ रहा है, एटीट्यूड। अगला यूनिट क्या है आपकी, एप्टीट्यूड, दोनों हो गया, ठीक है ना। एटीट्यूड में क्या पढ़ना है, उसका कंटेंट, स्ट्रक्चर, इट इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद द थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, मोरल एटीट्यूड भी, पॉलिटिकल एटीट्यूड भी, और सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन। देखो हमारा एटीट्यूड ना दो तरीके से बन जाता है, या तो सोसाइटी के इन्फ्लुएंस है, सोशल इन्फ्लुएंस, या फिर मैं किसी को परसुएड करूं तब भी एटीट्यूड चेंज आता है, ठीक है ना, कोई भी किसी को परसुएड करे तो परसुएशन और आपका सोशल इन्फ्लुएंस दोनों पढ़ना है एटीट्यूड के अंदर। एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है आपको, फाउंडेशन। देखो एटीट्यूड किसका पार्ट होता है, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। एप्टीट्यूड का पार्ट क्या होता है, नॉलेज का पार्ट। तो नॉलेज में क्या आएंगी आपकी, जो जो वैल्यूज है वो सब आपको पहले पढ़ा दो, ठीक है। तो इसमें एप्टीट्यूड में क्या आएगा, एप्टीट्यूड एंड द फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। इतना सारा हो गया, कैसे याद करोगे, कोड के थ्रू याद करेंगे। कि जो एटीट्यूड है वो तो हो गया, अब एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस के लिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्विस में कौन कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज है, अगर ये वैल्यूज याद होगी तो आधे कीवर्ड आपको वैसे याद हो जाएंगे। फाउंडेशनल वैल्यूज जो कहते हैं ना, कीवर्ड नहीं आते वो ऐसे आएंगे फाउंड। तो इसके लिए आप समझो एक जो कोड है वो है आई नीड आईडी, मुझे आईडी चाहिए, नो एक्सेट्रा। भाई सिविल सर्वेंट हो आप मान लो, ठीक है, तो आप कह रहे मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैं मान नहीं रहा आपको आप सिविल सर्वेंट हो, तो मैं आपको कहूंगा मुझे बस अपनी आईडी दिखा दो और कुछ मत दिखाओ, क्योंकि बात किसी चल रही है, सिविल सर्विसेज फाउंडेशनल वैल्यूज की। तो मैं मान लूंगा आप सिविल सर्वेंट हो, तो मुझे क्या चाहिए आपसे, आई नीड आईडी, नो एक्सेट्रा, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को एक्सेट्रा, बस मेरे को आईडी दिखा दो अपनी, आप सारी आपकी वैल्यू कवर देंगे। आई से क्या बोलो, इंटीग्रिटी, आई से इम्पार्शियलिटी, डी से क्या आएगा, दे रखा होगा ना इसमें, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, अच्छा डी से कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है, हाँ बस ये इसी के साथ नहीं है, डेडिकेशन टू पब्लिक, सॉरी यहां से आएगा डेडिकेशन, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। आई से क्या हो गया, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। एन से क्या आएगा आपका, नॉन पार्टीशनशिप होगा, है ना, नॉन पार्टीशनशिप। ओ से क्या आएगा, ऑब्जेक्टिविटी। ई से क्या आएगा, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, सारे वैल्यू हो गए। अगर आप आईएएस हो तो मेरे को आईडी दिखा दो और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आई नीड आईडी, नो एक्सेट्रा, और कुछ नहीं देखना, सारे कवर हो गए आपके। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, और आपका एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन। उसके बाद है आपका अगला इमोशनल इंटेलिजेंट, वही है स्टोरी, देखो एटीट्यूड बना, एप्टीट्यूड बना, उसके बाद बंदा क्या हो गया, इमोशनली इंटेलिजेंट हो गया, वही स्टोरी चल रही है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसकी यूटिलिटी पढ़नी है, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। फिर उसके बाद उसने किससे लर्न किया था, मॉरल थिंकर और फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये भी कवर हो गया। अगला जो टॉपिक आ रहा है, फिर वो अपनी ये वैल्यूज कहां पे लेके आया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये वैल्यू लेके आया अपनी वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब वैल्यू लेके आएगा उसको क्या आएंगे, वहां पे डिलेमा आएंगे अलग अलग, यार ये सिचुएशन आ गई अब क्या करूं, तो उसका किसका यूज करेगा, वो डिफरेंट लॉ का यूज करेगा। यार ये लॉ लग रहा है, फिर भी नहीं हुआ तो फिर से यूज करेगा वो अपना रूल्स का यूज करेगा, फिर भी नहीं हुआ तो अपने कंसाइंस का यूज करेगा, कि मैं क्या, कंसाइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके डिसीजन मेकिंग में, तो लॉज का, रूल्स का, कंसाइंस का यूज करेगा। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, स्टेटस एंड प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न, डिलेमा। तो पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज में जब वो लेके आया तो उसको वहां पे क्या मिले, डिलेमा मिले, अलग अलग सिचुएशन मिली जो वो सॉल्व करेगा थ्रू लॉज, कंसाइंस एंड रूल्स, ठीक है। लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, एथिकल इश्यूज इन द इंटरनेशनल रिलेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बस ये बात और याद रख लेना,
जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आए अपनी वैल्यू, तो साथ साथ वो जो वैल्यूज है या रूल्स है उसको वहां पे इंटरनेशनल रिलेशन में भी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट का भी देखना पड़ता है, कई बार टेंडर भरना होता है, कई चीज होती है ना। तो यही वैल्यूज आपको लास्ट में क्या क्या पढ़ना है, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो ये दो टॉपिक और करना है इंटरनेशनल रिलेशन में और वैल्यूज और फंडिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ये। जो लास्ट है आपका प्रोबिटी इन गवर्नेंस, क्योंकि इसके कारण क्या आई थी उसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर प्रोबिटी आई थी। अब प्रोबिटी के अंदर क्या क्या चीज आती है, देखो प्रोबिटी का जो कोड है ना वो ये है, क्योंकि प्रोबिटी पे अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं और कीवर्ड भी याद हो जाएंगे। तो गवर्नेंस में ये लिख लो आप, तो गवर्नेंस में अगर आपको प्रोबिटी चाहिए, ठीक है, गवर्नेंस में प्रोबिटी चाहिए या फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज डेली के लिए रोज यू हैव टू फोरसी चार सी एंड वर्क। देखो 4C का मतलब है कि तुम्हें आगे का देखना पड़ता है कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। तो अगर आपको प्रोबिटी चाहिए गवर्नेंस में और आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, तो आपको डेली रोज यू हैव टू 4C, चार तो सी चलेंगे, 4C को मैंने ऐसे लिख दिया, और आपको डेली काम करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रोबिटी आई, और ऐसे नहीं आती गवर्नमेंट प्रोबिटी। तो अब देखो प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो आर से क्या आ जाएगा आपका, आरटीआई, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। अब 4C है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, सिटीजन चार्टर, और 4 से करप्शन। ये चारों हो गए कवर आपके। वर्क से क्या आएगा, वर्क कल्चर, ये सारा दे रखा है इसमें, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी वाला गया, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। ठीक है, तो ठीक है, पब्लिक का यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन। यू से आएगा यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, इसलिए हर एक वर्ड का मतलब ऐसे ही डाले मैंने ये। ठीक है, प्रोबिटी के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस आ गया वर्ड, रोज के लिए आरटीआई, यू से यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, 4C लिखवा दिए, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, करप्शन, और आपका सिटीजन चार्टर, वर्क से वर्क कल्चर, ये आ गया पब्लिक फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड यू से। तो सारा सिलेबस प्रोबिटी वाला भी आपका कवर हो गया। ये हो गया एथिक्स 4 पेपर कंप्लीट। ठीक है, बाकी अब बाहर डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास इज वेटिंग। ओके।